कोर कॉम्पिटेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस की कोई भी एबिलिटी जो बिजनेस को competitive एडवांटेज देती है। और competitive एडवांटेज का मतलब होता है एडवांटेज ओवर योर competitors इन वट एवर वे। तो हम कोर कॉम्पिटेंसी को पहले समझेंगे। ठीक है। कॉम्पिट बिजनेस की कोई ऐसी एबिलिटी, ठीक है, वो एबिलिटी कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस जो है वो लो कॉस्ट में ऑपरेट कर सकता है। तो अगर बिजनेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट कर सके तो फिर ही तो वो, और अपने फाइनल प्रोडक्ट में उस एडवांटेज को कैरी करे, तभी तो फायदा है। मतलब मतलब ये कि अगर बिजनेस की कॉस्ट लो है और जितने प्रोडक्ट्स में बिजनेस डील करता है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, गारमेंट्स हो, चाहे वो आपकी कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, अगर आपको पता है एक बिजनेस जो है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है, बड़े तो ब्रांड्स ये काम करते हैं। तो आप उन सब में, चूंकि आपने अपनी कॉस्ट को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द प्रोडक्ट्स जिसमें आप डील करते हैं उसमें मेंटेन किया है, तो इट मस्ट रिजल्ट इनटू अ कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में विजिबल होना चाहिए। अब वो क्या, कि आप उसमें यू मस्ट बी एबल टू चार्ज अ रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है। और आप उसमें उसको नाम भी दे सकते हैं। अगर आप प्रमोशन करें तो आप कह सकें क्या, जैसे हम टर्म इस्तेमाल करते भी हैं क्या, गुड वैल्यू फॉर मनी। ठीक है। ये हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ऐसे, गुड वैल्यू फॉर मनी। इसका मतलब क्या होता है भला, वो बताएगा? इस फ्रेज का क्या मतलब है? सर जितने पैसे हम पे कर रहे हैं उसके हिसाब से ये इसकी यूजेज भी उतनी है। जी, यानी कि उसकी जो उससे जो सेटिस्फैक्शन हो रही है वो मनी के या तो इक्वल है या शायद मनी आपको कम पे करना पड़ रहा है। और जब भी कोई चीज़ ली जाती है तो उसमें ये देखा जाता है। तो गुड वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये है कि जितने आप प्राइस पे कर रहे हैं उससे अच्छी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वो आपको दे रहा है। तो ये गुड वैल्यू फॉर मनी तभी होगा जब आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी यानी कि लो कॉस्ट को पास ऑन करें, पास ऑन करें अपने फाइनल प्रोडक्ट में। क्योंकि कस्टमर को तो उससे कोई गर्ज नहीं है कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है। कस्टमर को तो गर्ज है उसको जो चीज़ मिल रही है उसमें उसका बेनिफिट क्या हो रहा है। तो अगर आप पास ऑन कर पाए तो फिर तो उस कोर कॉम्पिटेंसी का फायदा है। अगर आप नहीं पास ऑन कर रहे तो वो कैसी कॉम्पिटेंसी जो कंपेटिटिव एडवांटेज है आपको लेके नहीं दे रही, क्योंकि आपको कंपेटिटिव एडवांटेज तो यहाँ होना है गुड वैल्यू फॉर मनी पे। और वो तब होगा जब लो कॉस्ट आप फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफर करेंगे, किस तरह से, अफोर्डेबल प्राइस। लेकिन अफोर्डेबल प्राइस विद अफोर्डेबल प्राइस, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही इसमें। ठीक है। तो ये कोर कॉम्पिटेंसी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह से फर्ज किया आपका कोर प्रोडक्ट है, जिस तरह कोर कॉम्पिटेंसी है ना। अब गुड वैल्यू फॉर मनी आपको बताया तो वो आपका, आपकी एबिलिटी तो है। मैं कोर प्रोडक्ट कहता हूँ जैसे कि रिलायबल, आप ना कोई एक बनाते हैं रिलायबल इंजन्स। रिलायबल ये कि वो ख़राब नहीं होते जल्दी। ठीक है। अब अगर आप इसको पास ऑन कर सकते हैं, अगर आप कोई कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, ठीक है, अगर आप कोई फर्ज किया कंज्यूमर की व्हीकल्स भी बनाते हैं, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, डिफरेंट वैरायटी जो बिजनेस बना रही है। आप कोई मोटर बनाते हैं किसी भी किस्म की, ठीक है, तो आप इन सब में जो इंजन यूज हो वो रिलायबल हो। तो जब वो फाइनल प्रोडक्ट यानी कि वो कमर्शियल व्हीकल या कंज्यूमर व्हीकल या वो मोटर, जब आप की फाइनल तैयार हो जाए, तो उसका बेनिफिट कंज्यूमर को नजर आ रहा हो कि यार गाड़ी चलाते हैं यार 10 साल हो गए हैं, कभी इंजन बंद ही नहीं हुआ, कभी गाड़ी खड़ी ही नहीं हुई। ठीक है। वो रिलायबल बैटरीज भी हो सकती हैं, मतलब कुछ भी जो भी आप समझते हैं। तो अगर आप लेकिन अपने सारे प्रोडक्ट्स में अगर इसको पास ऑन कर पा रहे हैं एंड इट इज रिजल्टिंग इनटू एन एडवांटेज ओवर योर competitors, यार बाकी जो इंजन है ना वो इतने रिलायबल नहीं है, ये ज़्यादा रिलायबल है। तो आपने रिलायबल इंजन हर प्रोडक्ट में यूज़ किए और फाइनल प्रोडक्ट में उस एडवांटेज को ट्रांस उस कॉम्पिटेंसी को एडवांटेज की शक्ल में कंज्यूमर को पास ऑन किया, तो हम ये बनेगी हमारी कोर कॉम्पिटेंसी। ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, ये जारी बात है। हर बिजनेस को इसका मतलब है आइडेंटिफाई करना है कि उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है और उसको किस तरह से आपने पास ऑन करना है। अच्छा, अब इसमें आप अपनी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसीज में रहकर भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि जो कॉम्पिटेंसी है आप कहते हैं हमने से बाहर नहीं निकलना, उसी में रहना है। अच्छा, जैसे कि अगर आप इंजन बनाने में, जैसे रिलायबल इंजन बनाते हैं, आप हेलीकॉप्टर का इंजन तो बना सकते हैं, हवाई जहाज का भी बना सकते हैं, फाइन, है तो इंजन में। लेकिन आप कहते हैं हम अब बैटरीज में जाएंगे या अब हम सेल फोन में जाएंगे, तो उसमें तो इंजन कोई नहीं इस्तेमाल हो रहा, बैटरी में भी नहीं हो रहा। तो ये आप अब नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम योर कोर कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसी में नहीं है, रिस्क है, लेकिन इसका मतलब है यू कैन, अभी अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको ये जानना जरूरी है कि कैन यू डेवलप न्यू कोर कॉम्पिटेंसीज, जो आसान काम नहीं है। अगर तो आप नई कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर सकते हैं तो फिर तो समझ आती है। आपकी कॉम्पिटेंसी ये है, जैसे आपको पता है आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, तो अब हर व्हीकल जो आ रही है ना, वो पता है क्या क्लेम कर रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, जिसको वो क्लेम भी किया जा रहा है हर नई आने वाली गाड़ी, वो क्या है भला? पता है क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। क्या चीज़ है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। बेटा वो तो होगी ना, वो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, वो तो सारी होगी ना। सर लॉन्ग रेंज। जी, यही बस यही, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यही एक प्रॉब्लम है कि उसमें हमें यही रेंज एंग्जाइटी होती है। यार कहीं भी बैटरी रोके, मोबाइल थोड़ी चार्जिंग पे लगा देंगे। तो वो अब आपको ज़्यादा रेंज दे रही हैं, जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो रेंज बढ़ा रही हैं 1,000 किलोमीटर। ये कि अगर आपने दूर भी ट्रैवल करना है, लॉन्ग डिस्टेंस, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। वरना लोग शहर के अंदर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं, आपको बाहर लेके जाते हुए लोग नज़र नहीं आते इस वजह से। तो इसका मतलब है अगर ये बिजनेसेस बैटरीज में आ रहे हैं, तो अगर इन्होंने तो कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ली है कि भाई हम लॉन्ग रेंज बैटरीज जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं, नई कॉम्पिटेंसी, तो फिर आप उधर भी जा सकते हैं। लेकिन अब नई कॉम्पिटेंसी डेवलप करना और वाकई वो ट्रांसफ़र करना, क्योंकि अगर आप पहले से एक कॉम्पिटेंसी को लेके बैठे हुए हैं और आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, वो तो इशू नहीं है आपको, क्योंकि आप इंजन पहले रिलायबल बना रहे हैं, वो इतना रिस्की नहीं है। लेकिन अगर आप नई कॉम्पिटेंसी डेवलप कर रहे हैं तो उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व है, लेकिन इट विल ओपन अप न्यू होराइजन फॉर द बिजनेस, क्योंकि आप नई मार्केट में भी जा सकते हैं। वो जोग्राफिकली आपकी डिफरेंट हो, या नेचर ऑफ कस्टमर्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, बहरहाल मैंने आपको डिटेल बता दी। तीसरी एक और चीज़ आई थी इसके अंदर कि अच्छा कोई कंज्यूमर को बेनिफिट भी दे, फिर एक ये कि ये आसानी से कॉपी ना हो सके। ये ज़रूरी है, आसानी से कॉपी नहीं होनी चाहिए। कॉपी हो गई तो फिर क्या एडवांटेज रहा आपका? आपकी कॉम्पिटेंसी दूसरे के पास भी है, उसने भी अपने फाइनल प्रोडक्ट में वो चीज़ लेके आ गया, तो नाउ योर प्रोडक्ट एंड योर राइवल प्रोडक्ट वुड लुक द सेम। तो फिर आपसे लोग क्यों लेंगे? वो कहेंगे उससे भी ले लेंगे, इससे भी ले लेंगे, जिससे भी मिल जाए काम चलेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो वो कॉपी नहीं होनी चाहिए आसानी से आपकी कॉम्पिटेंसी, ऐसी डेवलप करें अपनी आप। अच्छा, ये मैंने कॉम्पिटेंसी के बारे में बता दिया। और अगर आपने वो क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखना है, तो कोर कॉम्पिटेंसी इज हैवीली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर कोई ऐसी कॉम्पिटेंसी आपने डेवलप की है जो कि लंबे अरसे तक कॉपी नहीं हो पा रही, तो आप तो उसको कैश करेंगे विद बोथ हैंड्स। क्योंकि कोई भी उस कॉम्पिटेंसी को या तो क्रिएट नहीं कर पा रहा या पास ऑन नहीं कर पा रहा अपने फाइनल प्रोडक्ट्स में, तो योर प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज हैव एन एज ओवर अदर प्रोडक्ट्स। तो अब आप कि कस्टमर्स भी लॉयल रहेंगे, आप प्राइस ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं तब भी टेंशन नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, अब आप ये देखें, तो आप ये गौर करें कि एप्पल को अगर आप ले लें तो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। उनकी कोर कॉम्पिटेंसी उनका सॉफ्टवेयर है। और इसीलिए आप देखेंगे तो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैटिबल नहीं हैं दूसरी डिवाइसेस के साथ। आप एप्पल आईफोन को ले लो, आप वो मैकबुक ले लो, या एप्पल का जो लैपटॉप है वो ले लो आप, या आई वॉच ले लो, तो उन्होंने उसी को कैरी कर रहे हैं और लोग उसी वजह से वो लेते भी हैं कि भाई ये डिफरेंट है, ये यूनिक है, इस जैसे कोई और चीज़ नहीं है। अब स्मार्ट वॉचेस जितनी मर्जी बनाए, आई वॉच तो नहीं होगी, लैपटॉप जितनी मर्जी बनाए, वो एप्पल का तो नहीं हो सकता जो उसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है। या जो है वो आपका मोबाइल है उसका भी iOS है, वो तो बाकी तो एंड्रॉयड चल रहे हैं। तो ये आप अगर कॉम्पिटेंसी को अब और
कॉम्पिटेंसी आपकी है, फिर एक और तरीका भी, कॉपी भी ना हो, और अगर आप उसको प्रोटेक्ट कर पाएं लीगली तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको अगर कॉम्पिटेंसी है तो वो विजिबल होनी चाहिए ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके। अगर वो इतनी विजिबल नहीं है तो फिर प्रोटेक्शन मुमकिन नहीं होगी। अच्छा, बहरहाल ये आपको मैंने बता दिया, ताकि ये क्यों बताया कि ताकि आप आसानी से कोर कॉम्पिटेंसी पे सवाल आए तो आप उसको लिख सको आसानी से। अच्छा, अब हम आते हैं कोर कॉम्पिटेंस के मॉडल पे, टेक्निक पे। अच्छा, दोबारा बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में ही आ रहा है। क्यों? मुझे ये बता दो कि ये जो आप कर रहे हैं ये कौन सा एनालिसिस है? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस है, या ये एनालिसिस इंटरनली बिजनेस का हो रहा है? क्या कहते हैं? सर इंटरनल। क्योंकि कोर कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है ना, कोर कॉम्पिटेंसी की बात आप कर रहे हैं कि अपनी कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करना है और फिर डिसाइड करना है कि उस कॉम्पिटेंसी को ही यूज करके आगे चलना है या नई कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है। सही। अच्छा, लेकिन इस अप्रोच में एक चीज फर्क है, और वो क्या है कि हम इसको बोलते हैं कि आप नॉर्मली जब देखते हैं दूसरी टेक्निक्स, तो उसमें ना आउटसाइड इन अप्रोच इस्तेमाल होती है। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, जैसे आपकी पॉटर्स 5 फोर्सेस अगर मॉडल को भी ले लें, आउटसाइड इन अप्रोच वो क्या है? आप बाहर देखते हैं क्या हो रहा है और उसके हिसाब से फिर एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर हम वो पेस्ट को देख लें तो उसमें भी यही हो रहा होता। इसमें आपने अंदर देखना है पहले। अंदर दर किसको देखना है? कॉम्पिटेंसी को। तो ये अगर हम कहें तो इनसाइड आउट है। ये जो हमारी अप्रोच जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, ये इनसाइड आउट अप्रोच कहलाती है, क्योंकि आप इसमें अपनी कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए सारी स्ट्रैटेजीज या जो भी प्लान कर रहे हैं वो उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा, अब हम जरा इसके ग्रिड को देख लें ताकि हमें समझ आ जाए इसमें अ, कि ये इनसाइड आउट अप्रोच कैसे है। अब ये 4 ग्रिड बने हुए हैं। आप पहला जो क्वाड्रेंट को जरा देखें, जो टॉप लेफ्ट पे नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हुए हैं। लेफ्ट पे कोर कॉम्पिटेंस लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग और न्यू आपको नजर आ रहा है। और आपको नीचे वाई एक्सिस पे मार्केट नज़र आ रहा है और एग्जिस्टिंग और न्यू वहाँ भी नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जो है वो कलर ज़रा मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ प्रीमियम +10, ठीक है, इसमें क्या फीचर नज़र आ रहा है अगर आप इसको फॉलो करना चाह रहे हैं? ठीक है, प्रीमियम +10, तो इसमें कॉम्पिटेंसी नहीं है लेकिन मार्केट एग्जिस्टिंग है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। फिर अगर हम देख लें फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें कॉम्पिटेंसी एग्जिस्टिंग और मार्केट भी एग्जिस्टिंग। मेगा अपॉर्चुनिटीज, कॉम्पिटेंसी नई और मार्केट भी नई। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस में भी कॉम्पिटेंसी एग्जिस्टिंग और मार्केट नई। अच्छा, अब मुझे आपने ये बताना है कि सबसे ज्यादा रिस्की स्ट्रेटेजी आपको कौन सी नजर आती है इसके अंदर? मेगा अपॉर्चुनिटीज। मेगा अपॉर्चुनिटीज। और उसकी वजह क्या है? कॉम्पिटेंसी भी नहीं जो डेवलप करना आसान नहीं है, मार्केट भी नहीं जो आपको जानती ही नहीं, और आप भी नहीं जानते। ऑब्वियसली रिसर्च तो करेंगे लेकिन फिर भी वो अनसर्टेनिटी तो मौजूद है। तो इस सबसे ज़्यादा इसका मतलब कि ये ये रिस्कीएस्ट है, रिस्कीएस्ट। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर विल बी द रिटर्न। तो इसीलिए इसका नाम मेगा अपॉर्चुनिटीज रखा गया। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है लेकिन रिस्क भी साथ है। आपके आपकी कॉम्पिटेंसी ट्रांसफर ना हो सही से, लोग उसको उस तरह से कंसिडर ही ना करें, तो आपका मसला पड़ जाएगा। और जो अगर हम कहें जो सबसे लीस्ट रिस्की है वो कौन सी है? सर फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, जी बिल्कुल, ये वाली जो है ये लीस्ट रिस्की है। उसकी वजह ये है कि आपकी कॉम्पिटेंसी भी वही आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो बरसों से कर रहे हैं, और मार्केट भी वही है जिसमें आप अच्छी तरह से कंज्यूमर्स को जानते हैं, उस मार्केट को, कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में
आपको आइडिया है अच्छे से, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीज इसकी तो है, लेकिन इसमें फिर प्रॉफिट के ज़्यादा होने के चांसेस भी उतने ही कम हैं, और मेगा अपॉर्चुनिटीज में उतने ही चांसेस जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। बाकी इन बिटवीन आता है, ये आप कह सकते हैं कि जो प्रीमियम प्लस 10 है, ये मीडियम रिस्क के साथ है, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं है, और वो है कॉम्पिटेंसी। मार्केट बेशक वही है, और वाइट स्पेसिस जो है ये भी मीडियम रिस्क के साथ ही आएगा, क्योंकि इसमें मार्केट माना कि नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेंसी तो वही है ना, आपको पता है हाउ टू यूज इट और हाउ टू ट्रांसफर इट इन योर फाइनल प्रोडक्ट टू मेक कस्टमर्स सेटिस्फाइड। अच्छा, अब आप कॉम्पिटेंसी को देखते हुए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। मतलब वाइट स्पेसेस में आपको नजर आया कि हाँ यार, हमारी ये कॉम्पिटेंसी है। जैसे मैंने अगर बैटरी की एग्जांपल दी थी, तो पहले आप यूपीएस बनाते थे, यूपीएस के लिए बैटरीज बनाते थे। आपने कहा हमारी कॉम्पिटेंसी है, आपने गाड़ियों के लिए भी बनाना शुरू कर दी। ठीक है, तो अब आपका वो प्रोडक्ट डिफरेंट हो, वो मार्केट नहीं आ गई, कॉम्पिटेंसी वही रही, लेकिन मार्केट नहीं आ गई आपकी। तो इसका मतलब है कि आप नए प्रोडक्ट भी, अगर आपकी कॉम्पिटेंसी वही रहती है, तो नए प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हैं, मार्केट में ला सकते हैं। अच्छा, और इसी तरह प्रीमियम प्लस 10 जो हमें नज़र आ रहा है, उसमें कॉम्पिटेंसी आपकी नई है, मार्केट आपकी एग्जिस्टिंग है, लेकिन वो कॉम्पिटेंसी आपको सही से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और ये भी कि क्या वो जो नई कॉम्पिटेंसी है, मैंने जैसे पहले बताया, कि क्या वो आसानी से कॉपी तो नहीं हो रही। वरना कहने को तो कॉम्पिटेंसी आपने डेवलप कर ली, और बाद में कंपाइटर भी उसी कॉम्पिटेंसी के साथ आ गए और प्रोडक्ट में वो ट्रांसफर भी कर दी, तो फिर आपकी वो कॉम्पिटेंसी किसी काम की नहीं है। वो इट विल टेक योर बिजनेस नो वेयर, कहीं भी नहीं जाने वाला आपका बिजनेस। अच्छा, अब ये हमने बात कर ली, मैंने नीचे वैसे एग्जांपल भी दी हुई है। ये एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी इज, उनका यही कि वो नए नए प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं। ये भी इनकी कोर कॉम्पिटेंसी है, और वो ये काम अपने सारे प्रोडक्ट्स में कर रहे होते हैं। तो ये हर जो बड़ा बिजनेस है वो अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को यूज करता है। तो अगर वो अपने प्रोडक्ट्स में इसी कॉम्पिटेंसी को, कि नए रिसर्च, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्ज किया बहुत अच्छा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है, तो उसको वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा था आपको कि वो जो कोर कॉम्पिटेंसी है, इट मस्ट बी ट्रांसफर टू ऑल द प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस टू कस्टमर्स। अच्छा, अब जरा वन बाय वन नीचे देख रहे हैं जरा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स, वही एग्जिस्टिंग कोर कॉम्पिटेंसी, एग्जिस्टिंग मार्केट, सबसे कम ये आपका रिस्क है। लेकिन ये देखो मैंने क्या लिखा है, रिस्क तो कम है, रिवॉर्ड भी कम है, जारी बात है, उसी मार्केट में जो ऑपरेट कर रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन उसमें अगर आप, ये तब होती है अगर आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी वीक है, या ऑर्गेनाइजेशन अभी थोड़ी अनसर्टनिटी का शिकार है, आपने थोड़ा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल करना है, तो फिर आप शायद इसी स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक रिस्क। तो होता है ऐसे। तो फिर आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे ही रहेंगे, मार्केट भी वही रखेंगे। और ऐसा बहुत सी वजूहत से आज हो सकता है। लोगों की इनकम लेवल कम हो गया, या रिसेशन आ गया, या जो है वो अभी आपके पास फंड्स नहीं हैं, एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप फिर कुछ बड़ा करने का नहीं सोचेंगे। अच्छा, वाइट स्पेसेस में अगर देखें, वो एग्जिस्टिंग कोर कॉम्पिटेंसी और न्यू मार्केट अगर आ रहा है, तो बाय डेवलपिंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसीज। अच्छा, इसमें मैं वही आपको बताऊँ, इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिवॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने, जारी बात है, कॉम्पिटेंसी आपकी नहीं है, और नई कॉम्पिटेंसी में आप नया प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अच्छा, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर जैसे कि अब ये लिखा है कि बाय डिप्लॉइंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसीज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट, यानी कि आपका इरादा नई मार्केट में जाने का है या नया प्रोडक्ट डेवलप करने का है, तो फिर आप ऑब्वियसली न्यू कॉम्पिटेंसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि नए प्रोडक्ट में शायद पुरानी कॉम्पिटेंसी का यूज़ ना हो सके। और नई मार्केट में भी जा रहे हैं, क्योंकि आपने कॉम्पिटेंसी को प्रोडक्ट में ट्रांसफर करना है, और लोगों को वो नज़र भी आए कि नाउ दिस प्रोडक्ट इज मोर सेटिस्फाइंग फॉर देम, तो तभी बात बनेगी ना।
अच्छा, लेकिन इसमें एक रिस्क क्या है कि आप उस चक्कर में बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स में ना डील कर रहे हो, तो जिसकी वजह से आपके लिए प्रोडक्ट हैंडलिंग मुश्किल हो जाए, और आप जो है ना उन प्रोडक्ट्स की जो आइडेंटिटी है, जो एक नाम इस्टेब्लिश हुआ हुआ है, वो कहीं लूज ना हो जाए। तो इसीलिए आपको, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्स होंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि आपकी जो मेन जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो ये ना हो कि वो अब कम जाना जाए और नई कॉम्पिटेंसी, पुरानी कॉम्पिटेंसी कोई नहीं, छोड़ना नहीं है। कोई बिजनेस जिस वजह से मशहूर हुआ है, ये आपने बात याद रखनी है, वो उसको नहीं छोड़ना, उसको कभी भी नहीं छोड़ना। तो ये जरूर देखना है कि इसमें ये एक रिस्क है कि नए प्रोडक्ट्स के चक्कर में वो प्रोडक्ट जो है ना, वो आपकी नई कॉम्पिटेंसी तो चले ट्रांसफर आपने कर दी सक्सेसफुली, एंड यू गेट अ न्यू आइडेंटिटी एज वेल, तो पुरानी आइडेंटिटी जो है ना वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें चांसेस हैं, क्योंकि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, तो ये इशू आ सकता है। अच्छा, फिर आपको अपनी कोशिश करेंगे वो जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसी है उसी को लेके नई मार्केट में जाना है ना। लेकिन अगर नई मार्केट में नए प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और पुरानी कॉम्पिटेंसी को कैरी कर रहे हैं, फाइन, लेकिन अगर वो कॉम्पिटेंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसअपियर हो रही है मार्केट से, प्रोडक्ट तो आपका मौजूद है, तो वो आपके लिए जो है ना वो एक आप कह लें ग्रे एरिया है कि वहाँ बिजनेस का डाउनफॉल की वजह हो सकती है। अच्छा, प्रीमियम प्लस 10 को देख लें तो न्यू कोर कॉम्पिटेंसी, एग्जिस्टिंग मार्केट, तो समझ आती है मार्केट जो हमारे पास वही है, तो अब आप कॉम्पिटेंसी नहीं लेकर आ रहे हैं उसी मार्केट के अंदर। अच्छा, अब ये प्रीमियम 10 ईयर इसलिए है, प्लस 10 क्यों है, क्योंकि इसमें 10 ईयर्स टाइम के अंदर आप ये डेवलप करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंसी जो है ना वो कोई चाइल्ड्स प्ले तो है नहीं कि एकदम से डेवलप कर ली। ठीक है, इट रिक्वायर्स नंबर ऑफ ईयर्स, और वो यहाँ इसीलिए 10 का टाइम रखा हुआ है कि 10 साल में डेवलप करके आपने नई जो है ना वो एक कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ली है उसी मार्केट के अंदर। तो पॉसिबिलिटी है, ये किया जा सकता है ये। तो ये इसलिए प्रीमियम प्लस 10 इसको बोला जाता है। अच्छा, फिर मेगा अपॉर्चुनिटीज हैं, वो मैंने आपको, अच्छा ऊपर भी मीडियम रिस्क और मीडियम रिवॉर्ड ही होगा ना, जो मैंने आपको बताया भी, ये लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। और फिर मेगा अपॉर्चुनिटीज के अंदर इसमें हमें बताया कि रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा ही है। ठीक है, लेकिन इसमें आप एक बिल्कुल ही अनफेमिलियर टेरिटरी में जा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी भी और मार्केट भी बिल्कुल नहीं है, तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन अगर वो क्लिक कर गया, लोगों को पसंद आ गया, कॉम्पिटेंसी आपने सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दी प्रोडक्ट्स में, तो बस फिर आप जो है ना वो जो आपकी आइडेंटिटी होगी दैट विल बी यूनिक। ठीक है, तो वो फिर आपका जो ब्रांड नेम एस्टेब्लिश होगा वो शायद किसी और का ना हो, और आप हमेशा शायद एक स्टेप आगे ही रहें कंपटीशन में। अच्छा जी, अब एवोल्यूशन अगर हम देख लें, ये अच्छा, ये जो फ्रेमवर्क बताया, ये हेमल और प्रेहेलड का कॉन्सेप्ट है कोर कॉम्पिटेंसी का, जो ऊपर हमने पढ़ा है। तो अब इसमें कुछ वेरिएशन ये है कि ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं, ये ऑफर सफिशिएंट बेनिफिट टू कस्टमर्स ऑफ द प्रपोज प्रोडक्ट्स, वही बात है मैंने बताया आपको, कॉम्पिटेंसी डेवलप कर ली, क्या प्रोडक्ट में भी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है, एक बात। दूसरा, कोर कॉम्पिटेंस इज नॉट ऑलवेज इजी टू आइडेंटिफाई, ये भी आपने लगा आपको कोर कॉम्पिटेंसी ये थी नहीं, ठीक है, और उसमें टाइम भी लगता है, वो तो 10 साल का टाइम रखा है वहाँ, हो सकता है उससे भी ज़्यादा लग जाए। फिर कोर कॉम्पिटेंस कैन चेंज और गो अवे विथ टाइम, ये भी है कि आपकी जो कॉम्पिटेंसी थी वो अब नहीं रही। ठीक है, तो जैसे आप, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप एक रेस्टोरेंट में, आपका स्टाफ जो था ना, कॉम्पिटेंसी क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था, और कस्टमर्स को, और आपने वो आगे पास ऑन किया कि कस्टमर्स को ट्रांसफ़र किया बेनिफिट के, वो बताता था कस्टमर्स को कि व्हाट फूड इज़ सूटेबल फॉर देम और व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व इन ईच डिश। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से सॉफ्टवेयर आ गए, और सॉफ्टवेयर सारी डिटेल दे रहे हैं कस्टमर्स को, और अब कस्टमर खुद फाइंड आउट कर लेते हैं रेस्टोरेंट जाके, अच्छा यार ये इसमें क्या चाहिए, यानी कि वो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं ना। तो अब वो जो कोर कॉम्पिटेंसी थी आपकी, कि वो आपके वेल इन्फॉर्म्ड वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं, अब वो तो नहीं रही, तो आपकी कॉम्पिटेंसी चली गई है, और ये वाली टेक्नोलॉजी अब हर कंपटीटर इस्तेमाल कर रहा है। पहले आपके कंपटीटर को वो वर्कर नहीं मिल रहे थे जो इतने नॉलेजेबल हों, इतने स्मार्ट हों, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई तो वो तो हर कोई बाय करके इस्तेमाल करेगा, तो इसका मतलब है आपकी कॉम्पिटेंसी गई। तो ये भी एक बात है अगर हम कॉम्पिटेंसी पे फोकस कर रहे हैं।
क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी पे फोकस करके एनवायरमेंट ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, अभी हमने बात की है, ये इनसाइड अप्रोच को फॉलो करते हैं। अच्छा, और फिर अदर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे पेस्ट सॉर्ट वगैरह, यानी कि बगैर एनवायरनमेंट को देखे हुए, कॉम्पिटेंसी को देखकर प्रोडक्ट में ट्रांसफर करना और कहना कि ये चल जाएगा, ये बात रियलिस्टिक नहीं है। आपको अदर साइड ऑफ द पिक्चर देखना है, उधर क्या हो रहा है, मतलब कंपटीटर क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर क्या चाह रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अपनी तो स्वॉट पेस्ट भी जरूरी है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी देखनी है आपने, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। ठीक है जी, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डेवलप भी किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो और स्ट्रैटेजीज आती हैं जिनको बोला जाता है ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रैटेजी। ठीक है जी, इस पे अब हम बात करते हैं। पहले मैं जनरल बात कर रहा हूँ, फिर कुछ मैंने एग्जांपल भी हैं, वो हम उनको भी देख लेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन पहले एक जनरल व्यू ले लेते हैं ब्लू ओशन और रेड ओशन का, जैसे मैंने आपको सामने पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आप यू एज अ बिजनेस यू पिक अ प्लेस वेयर देयर इज नो कंपटीशन देयर। ठीक है, आप एक ऐसी टेरिटरी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो जिसमें कंपटीशन को आप बहुत पीछे छोड़ देते हैं, यानी कि यू मेक कंपटीशन इररेलेवेंट। जो आप कर रहे हैं वो कोई कर ही नहीं रहा, तो वो अब आपके साथ डायरेक्ट कंपटीशन में आ ही नहीं रहे। इसको बोलेंगे जी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ये हम इसको अभी देखते हैं आगे चल के। अभी चूंकि टाइमर चल पड़ा है तो इसलिए टाइम होगा नहीं, बीच में रुक जाएगी, इसलिए मैंने कहा आपको जनरल पहले समझा दूं, तो अगली क्लास में फिर हम ताकि इसको समझते हैं आगे डिटेल में। अच्छा, एक ये, तो अब आप देख रहे हैं, तो अब आप राइट साइड पे जो डायग्राम बनी हुई नजर आ रहा है वहाँ आपको यूरोज डॉलर्स वगैरह सारी करेंसीज येन वगैरह नजर आ रहे हैं। मतलब ये बहुत प्रॉफिटेबल है। सारी बात है, जब कंपटीशन को इररेलेवेंट कर दिया, ठीक है, अब आप का कंटेस्ट किसी के साथ है ही नहीं, तो मार्जिन लग गई ना आपकी तो। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है। आपने समझ आ के ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है लगाई तो पता चला इसमें तो कंपटीशन और भी आ गया। तो ये है ये, अगर आपने इसको वर्कआउट नहीं किया प्रॉपरली, आपकी जो टीम है जो ये काम कर रही है वो अगर एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड स्किलफुल नहीं है, तो इट माइट बैकफायर, इट माइट बी द कॉज ऑफ बिजनेस डाउनफॉल एज वेल। आपने ब्लू ओशन बना ली, ओ चिल हो जाओ, और पता चला वो ब्लू ओशन है ही नहीं, उसमें तो और कंपटीशन है, कंपटीशन तो इरेलेवेंट हुआ ही नहीं, हम ऐसी टेरिटरी में आए ही नहीं। तो क्योंकि आपने सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया, यानी कि आपने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन सबको कंसिडर करना है। अगर कुछ भी आपने फैक्टर्स को मिस कर दिया, तो आप ब्लू ओशन बना के बैठ गए और बाद में उन फैक्टर्स को जो जिनको कंसिडर नहीं किया था उसकी वजह से कंपटीशन जो है ना, अगर इफ इट क्रीप्स इन, तो आपकी वो स्ट्रेटजी गई। अच्छा, रेड ओशन में क्या होता है? रेड ओशन में आपको इस तरह नजर आ रहा है कि शार्क्स तैरती हुई नजर आ रही हैं, वो भी ब्लडी शार्क्स हैं। तो इधर तो भाई खून खराबा ही होना है। आप ऐसी ये स्ट्रेटजी है जिसमें आप वही मगरमच्छों के मुंह में हाथ डालेंगे। ठीक है, यू स्टे एट द प्लेस वेयर देर आर ऑलरेडी established businesses देयर, वो है वेरी गुड ब्रांड इमेज एज वेल। तो वहां तो फिर खूंखारी होनी है ना रेड ओशन स्ट्रेटजी में। इसको फाइंड आउट करना तो मुश्किल काम नहीं है, मतलब रेड ओशन स्ट्रेटजी बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, compete करना आसान काम नहीं है। क्योंकि इसमें आपका आइडिया क्या है? योर आइडिया इज टू बीट द कंपटीशन। रेड ओशन की बात अगर मैं करूं, है ना, जबकि ब्लू ओशन में तो कंपटीशन ही नहीं, तो बीट क्या करना है, कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है, तो कंपटीशन को बीट करना मुश्किल काम होगा। लेकिन वैसे तो रेड ओशन स्ट्रेटजी को बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, और अभी हम यहीं तक इसको रखते हैं और इसको फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। अभी थोड़ी देर में उसको शुरू कर देते हैं क्लास को। खुदा हाफिज।